हेलो एवरीवन। जब हम लास्ट लेक्चर में एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बोहर ने क्या क्या एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही उसमें कुछ डेरिवेशंस देखे जहां पे उन्होंने एक रिलेशन दिया कि रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ में और नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ में, ठीक है। वेलोसिटी का रिलेशन दिया उन्होंने, एनर्जी का रिलेशन दिया और साथ में उन्होंने वेवलेंथ के बारे में बोला और एक कांस्टेंट आया हमारे पास में, रेबर्ग कांस्टेंट। वहां तक हमने कंप्लीट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर तक। किसी ने अगर यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो लेक्चर्स देखें। और उसके बाद में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कि इसमें कैलकुलेशन क्या क्या है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। और दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं, जो बोहर मॉडल है इसकी जो लिमिटेशंस रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन पार्ट के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, एक चीज जो ध्यान से समझने वाली है वो ये है कि चाहे आप इसका ड्रॉबैक मान सकते हो, जो बोहर मॉडल है इसका ड्रॉबैक समझ सकते हो आप कि जो हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से समझना है, हाइड्रोजन है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके पास में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर यदि मैं दूसरी बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में इस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर वो भी 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 2 और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें यही चीज देखने को मिलेगी, बार बार देखने को मिलेगी, वो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करता है। अगर यदि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे नीचे चलो लिथियम के ऊपर आ जाओ, तो लिथियम में जब हम आते हैं, लिथियम में जब हम आएंगे तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल्स टू 3। एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। वो इनके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि अगर यदि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए तो हम कैसे उनमें रेडियस निकालेंगे, किस तरीके से हम उसमें एनर्जी निकालेंगे, या किस तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। तो हम ऐसा कोई भी स्पीसीज देखें कि इनको हम इसके बराबर बना दे। इसके बराबर बनाने का मतलब क्या है? इसको, जो लिथियम है इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना दूं, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना दूं। मैं हीलियम है इसको 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना दूं। क्या मैं बना सकता हूं? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। और वो किस लिए और वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ अगर यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, निकालते क्या होगा? इस पे कैसा चार्ज आएगा? ये हमने पीछे पढ़ा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकलते उस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा हीलियम पॉजिटिव, बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा लिथियम 2 पॉजिटिव। तो वहां पे ध्यान देने केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ही बात होगी। हर क्वेश्चन में आपको आयनिक स्पीसीज मिलेगा, हाइड्रोजन हर जगह पे लिखा मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे ये लिखा मिल सकता है लिथियम 2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? वो हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, बस फर्क क्या है? एटॉमिक नंबर बदल गया है, Z की वैल्यू चेंज हो गई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे Z की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट है, क्योंकि मेरा एटॉमिक नंबर कभी वेरी नहीं करता है, एटॉमिक नंबर कभी वेरी नहीं करता है। अगर यदि हम ये जो बेसिक चीजें हैं जो कैलकुलेशन में यूज होने वाली है, अगर इनको समझ गए तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देना इस बात का। क्लियर है? तो Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे? चाहे लिथियम 2 पॉजिटिव बने, ये 3 पॉजिटिव बने, लिथियम 1 पॉजिटिव बने, चाहे मेरे पास में लिथियम पॉजिटिव बने, लिथियम 2 पॉजिटिव बने या लिथियम रहे, हर जगह पे Z की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू 3। Z की वैल्यू 3 है।
यहाँ आ जाओ, हीलियम पे आ जाओ, हीलियम 2 पॉजिटिव बने, चाहे हीलियम पॉजिटिव बने, चाहे हीलियम बने, हर जगह पे Z की वैल्यू कितनी है, Z इज इक्वल्स टू 2 है। Z हमेशा 2 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होने है, ये बात ध्यान देनी है, क्योंकि हमें Z की वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अगर यदि हम ये चीज़ समझते हैं कि Z वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, किस तरीके से वेरी कर रही है, तो हम कैलकुलेशन करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। क्लियर है? चलो, अब हम ये चीज़ समझ गए, तो अब इसके लिए हम पूछते हैं कि किस किस टाइप से बोहर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें जो लिखी हुई है वही देख लेते हैं। कैलकुलेशन अगर यदि हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन तो बनता है आपसे रेडियस कैलकुलेट करवा दे, बोल दे रेडियस कैलकुलेट करो, ठीक है, बोल दे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करो, बोल दे आपको एनर्जी कैलकुलेट करो। यहाँ तक तो सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, यहाँ पे पता है। आपसे कैलकुलेट करवा ले, एनर्जी कैलकुलेट हो चुकी है, आपसे कैलकुलेट करवा ले फ्रीक्वेंसी, आपसे कैलकुलेट करवा ले वेवलेंथ, आपसे कैलकुलेट करवा ले टाइम पीरियड, आपसे कैलकुलेट करवा ले डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं यहाँ से जिनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करवाई जा सकती है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन और सभी चीज़ें उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि हम किस टाइप से इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में किस किस टाइप से आपको वेरिएशन दिया मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो, सपोज करो क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास में लिथियम 2 पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव है जो कि थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, लिथियम 2 पॉजिटिव है जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। कैलकुलेट कीजिए रेडियस, कैलकुलेट कीजिए इसकी वेलोसिटी, कैलकुलेट कीजिए इसका टाइम पीरियड पर सेकंड। एक सेकंड में इसका क्या कैलकुलेशन होगा, टाइम पीरियड चेक करने हैं पर सेकंड, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा कि लिथियम 2 पॉजिटिव है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में देखा लिथियम 2 पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स Z इज इक्वल्स टू, दैट इज 3, Z इज इक्वल्स टू 3, नॉट Z इक्वल्स टू 1। ये बात ध्यान देनी है। सबसे पहला काम तो यही करना आपको क्वेश्चन में कि वहां पे Z कितना होगा, Z की वैल्यू 1 है या डिफरेंट है। अगर यदि यहाँ पे ये बोल देता ना हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये बोल देता हाइड्रोजन है, तब हमारे पास में Z की वैल्यू 1 होती, तब नो डाउट हमारे पास में Z की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा गलती यही होगी, क्योंकि n की वैल्यू दे रखी है, Z वैल्यू हमें पता करनी है। बात क्लियर है? तो Z इज इक्वल्स टू 3 है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसी में हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल्स टू 3, वो भी 3, और हमारे पास में Z भी 3। क्लियर? पहला कैलकुलेशन, जहाँ पे हमें बोला रेडियस कैलकुलेट कीजिए। अब तो हम कुछ भी करवा ले, चाहे रेडियस कैलकुलेट करवा ले, चाहे वेलोसिटी कैलकुलेट करवा ले, चाहे एनर्जी कैलकुलेट करवा ले, तीनों का फॉर्मूला हमारे पास में पता है। हमारे पास में रेडियस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वेयर, एन कितने, एन दैट इज 3 का स्क्वेयर अपॉन 3, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एटॉमिक नंबर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट उसके बराबर है। क्लियर है? तो यहां से सॉल्व करो, 3 इंटू 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, कैलकुलेशन करोगे आपके पास में रेडियस निकल के आ जाएगी। मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, समझना है ध्यान से, ठीक है। चलो, पहली चीज हो गई, रेडियस कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब दूसरा काम, वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है। वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, 2.2 10⁻⁶ इंटू क्या, Z का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z दैट इज 3, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज 3, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, रेडियस आ गई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया।
अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे समझ लीजिएगा, टाइम कैसे निकाले। टाइम का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, टाइम का तो कहीं फॉर्मूला ही नहीं है, और टाइम किसी फॉर्मूले में भी नहीं है। अगर हमारे पास जो जो फॉर्मूले हैं उनमें फॉर्मूले में कहीं टाइम भी नहीं है, तो हम फिर कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि देखो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है, कैलकुलेट कर चुके हैं। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो ये चीज़ भी ध्यान से समझनी है। डिस्टेंस क्या है? अगर यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास में अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, वो किस शेप का होता है? कोई भी एटम होगा वो किस शेप का होगा? तो हम कहेंगे वो सर्कुलर शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है? और वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं सरकमफ्रेंस से, सरकमफ्रेंस से। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। इसका मतलब हमारे पास में सारी चीजें कैलकुलेट हो गई है। वेलोसिटी दैट इज v, डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमें कैलकुलेशन करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करते, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। और नीचे आ जाओ तो ये आ गया 2.2 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन। एन ऊपर जाएगा दैट इज एन क्यूब, जेड इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज जेड स्क्वेयर। वैल्यू को पुट डाउन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा? 2 पाई इंटू 0.529 इंटू एन क्यूब दैट इज एन क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल। कैलकुलेशन करोगे हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा कि इतने टाइम पीरियड होगा या इतना टाइम होगा जब उसकी वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? ये होगी। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। अगर एक चीज़ और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है वो ये कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे हमारे पास में नहीं होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे मान लो सपोज करो मेरा ये कोई टायर है और ये घूमने लग रहा है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा पर सेकंड, एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और वो भी पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? पर सेकंड का मतलब 1 टाइम कर देंगे, 1 टाइम कर देंगे, 1 टाइम। टाइम की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट डाउन कर दो, यहाँ से पर सेकंड में रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। भाई एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में कितने चक्कर, वो यहाँ से। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो रेडियस और वेलोसिटी इनसे रिलेटेड, और टाइम कैलकुलेशन या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चारों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और करें तो इसी पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यदि हमारे पास में इफ n इज इक्वल्स टू 2 कि वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव है, कैलकुलेट कीजिए अगर हीलियम पॉजिटिव है वो किसी भी n इज इक्वल्स टू 2 या सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट करो उसकी रेडियस, वेलोसिटी, उसमें टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर क्या क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो चीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि एकदम आसानी से आपसे कैलकुलेशन हो गई है, बहुत आराम से आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखो सबसे पहली चीज तो हमारे पास में क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है दैट इज 2। हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए, तो हीलियम की 2 है। हीलियम है वो हाइड्रोजन के बराबर ही तो है, अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही तो है, तो दैट इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 2। बस सिंपल है। आर की वैल्यू में पुट कर दो, वेलोसिटी में पुट कर दो, उसके बाद क्या, टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। कैलकुलेशन हो गई, क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करनी है और उन्हीं के साथ में ही आपको कैलकुलेशंस करनी है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, क्लियर। चलिए अब हम इसमें एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि एनर्जी से रिलेट करके हमसे किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनर्जी से रिलेट करके या हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करवा लेगा, या हमें एनर्जी और कैलकुलेट करवाए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाए, वेव नंबर कैलकुलेट करवाए, कुछ भी, वो सब चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो पहला क्वेश्चन ये है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से फर्स्ट से n इज इक्वल्स टू 3 पे जा रहा है, मतलब हमने कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, उसमें हमने देखा कि हमारे पास में हाइड्रोजन इस तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं, सपोज करो वो ऐसे जा रहा है, उल्टा भी आ सकता है, हम ऊपर से नीचे भी चल रहे थे, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट से हम ये कह रहे हैं लाइमन सीरीज से, और वो बाल्मर पाश्चन सीरीज में जा रहा है। आपको ये वर्डिंग में भी दे सकता है, क्वेश्चन को ये भी कह सकता है, अगर यदि इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर रहे हैं और वो लाइमन सीरीज से पाश्चन सीरीज में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको खुद पहचान है लाइमन सीरीज कौन सी है, कि फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस के आगे जो के सेल है उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। उसके ऊपर जो भी सेल आके रुकेगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की, या हम ये कह सकते हैं जो भी हमारे पास में लाइन आके रुकेगी, अब वो कहाँ से आ रही है, लाइमन सीरीज हमारी फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट दैट इज बाल्मर, तीसरा दैट इज पाश्चन, ब्रैकेट पी फंड, इस तरीके से होता है। इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, यहां से यहां पे जा रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 3 पे जा रहे हैं, क्लियर है। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। किसके लिए जा रहे हैं अब, तो हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करो, अगर मेरे पास में यहां से यहां पे एक्साइटमेंट है तो कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ, कैलकुलेट कीजिए वेव नंबर दैट इज न्यू बार, कैलकुलेट कीजिए फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि ये तो हमें पता ही है भाई, हर किसी की जो भी रेडिएशन निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। और इसी में हमसे कैलकुलेट करवा ले, इसी में टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करवा ले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो तो इन्वर्स होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कैलकुलेट करवा ले। बात क्लियर है। तो हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 3, मतलब इनिशियल स्टेट कौन सी है, दैट इज n1, n1 कौन सा है, दैट इज 1, n2 कौन सा है, दैट इज 2, दैट इज 3 है तो 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। चलो ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। साथ में हमारे पास में यहाँ पे जेड भी लगा लेना, ये हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना है, कभी ये मत सोच लेना कि यहाँ पे जेड नहीं है, जेड मल्टीप्लाइड है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज आर एच इंटू क्या, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर। ध्यान देना है, कल हमने क्या देखा था, कल हमने ये देखा था 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एच इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वेयर, ये देखा था।
यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन अंदर लिया, अंदर लेते हमारे पास में साइन चेंज हो गए और वो यहाँ पे n1 बन गया, यहाँ पे n2 बन गया। 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब पुट डाउन करते हैं। आर एच जो कि एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इंटू 1/n1 स्क्वायर, n1 दैट इज 1 माइनस 1/n2, n2 कितना 1 का स्क्वायर, n2 कितना दैट इज 3 का स्क्वायर, 1/λ। तो हमारे पास में यहां से सीधा अगर यदि हम ये देखें तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होके आ रही है, वो आ रही है आर एच इंटू 1 माइनस 1/9 और दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज आर एच 8/9। आर एच की वैल्यू आपको पता है, वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू तो 1/λ है, ध्यान देना है 1/λ। हमें 1/λ नहीं चाहिए, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा की। तो लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/8/9 आर एच। अब ये 9 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8 आर एच। आर एच क्या है, रेबल कांस्टेंट, 9/8 कैलकुलेशन करोगे लैम्डा की वैल्यू आएगी। यूनिट का ध्यान देना है, सेंटीमीटर में आती है, मीटर में आती है, किस में आती है, यूनिट ध्यान से मेंशन करनी है। बात क्लियर हो गई, समझ आ गया? ये तो मेरे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा की कैलकुलेशन हो गई। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, म्यू बार। म्यू बार दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर तो 1/λ ही तो होता है। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो न्यू बार की वैल्यू इसके बराबर ही है, दैट इज 8 आर एच अपॉन 9। ये वैल्यू है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? तीसरी हमारे पास में कैलकुलेशन करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसी की स्पीड से हमारे पास में एक जो वेव निकल रही है, जो वेव है उस वेव को नंबर ऑफ साइकिल कितनी निकल रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C/λ। और अगर यदि हम देखें तो C इंटू 1/λ है, C इंटू 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू क्या है, ये रही। तो हमारे पास में C इंटू 8 इंटू आर एच अपॉन 9। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। चलो और क्या बचा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 ऊपर चला जाएगा, बाकी टर्म नीचे आ जाएगी। इस टाइप से आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे बहुत छोटा सा और एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना है उस चीज को, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, लेकिन समझने में ऐसा लगेगा कि क्या पूछा क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखो आपसे कैलकुलेट करवा ले, क्वेश्चन दे दिए, कुछ भी नहीं मेंशन करेगा, क्या चीज, कैलकुलेट कीजिए लॉन्गेस्ट एनर्जी क्या होगी, लॉन्गेस्ट एंड जो लॉन्गेस्ट एनर्जी होगी, या हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो, और जो शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो, दोनों चीजें कैलकुलेट कीजिए। सबसे कम अमाउंट और सबसे ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, जहां पे हमें एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एनर्जी की वैल्यू यहां से भी आप पुट कर सकते हो, यहां से भी आप पुट कर सकते हो। जहां से हम पुट करते हैं वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ निकाल लो, अगर यदि हम ये कहें कि एनर्जी निकालनी तो एनर्जी कैलकुलेट कर लो। देखो आर एच की वैल्यू, यहां से एक चीज ध्यान से समझनी है, अगर मेरे पास में फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइट करके जा रहा है सेकंड में, सेकंड से एक्साइट कर रहा है, या फर्स्ट से एक्साइट कर रहा है थर्ड में, फर्स्ट से एक्साइट कर रहा है फोर्थ में, फर्स्ट से एक्साइट कर रहा है फिफ्थ में। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास में सबसे लोअर में तो
वन ही हो सकता है, वन से एक्साइट करेगा सेकंड में या फिर थर्ड में या फोर्थ में या फिर इनफाइनाइट पे। हम ये कह सकते हैं वन से एक्साइट करके चला गया इनफाइनाइट पे। क्लियर है? ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक है। n1 तो मेरा 1 है, n1 इज इक्वल्स टू 1, ये तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर है। अब अगर यदि मेरा n2 की वैल्यू क्या होगी कि मेरी वैल्यू सबसे छोटी से छोटी बन जाए, सबसे छोटी बन जाए, तो n2 की वैल्यू सबसे छोटी बनाने के लिए मुझे इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा। मैं एक्साइटेशन करूंगा वो 1 से इनफाइनाइट पे मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को उठा के ले जा रहा हूं और बहुत बाहर लेके जा रहा हूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा रहा हूं, या हम ये कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल में लेके जा रहा हूं। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं उठा के कहां ले जा रहा हूं? इनफाइनाइट में। पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू क्या होगा? इंटू हमारे पास में ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। आप ऐसा रख सकते हो, या फिर आप डेल्टा ई एनर्जी निकालते हो तो डेल्टा ई क्या होता है? यही तो है -13.6। z² पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, n1² माइनस n2², यही होता है। तो वहां से भी पुट कर सकते जो डेल्टा ई निकलेगा। क्लियर है? तो इस चीज को समझना है। मेरे पास में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? n1 कितने? दैट इज 1। n2 1/इनफाइनाइट अगर यदि हम किसी का करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो इक्वल्स टू 0 होता है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 होगी। 0 हो गई तो हमारी वैल्यू किसके बराबर है? जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। 1/1 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यदि हम दूसरी तरफ अगर यदि शॉर्टेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो शॉर्टेस्ट में क्या आएगा? शॉर्टेस्ट में निकालो, यहां पे हमारे पास में 1 to 2, जब यहां पे सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे कम कहां होगा? यहीं पे वैल्यू आएगी। उसी हिसाब से आपको वेवलेंथ भी एडजस्ट करनी है। वेवलेंथ इनवर्स है, ध्यान दीजिए, वेवलेंथ इनवर्स है। बात क्लियर है? वेवलेंथ इनवर्स है। तो 1/1 n1 इज इक्वल्स टू 1, n2 इज इक्वल्स टू 2। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बोला जा सकता है कि सबसे छोटा ट्रांजिशन हो रहा है, सबसे बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं। और सबसे छोटा ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब वो सेकंड ट्रांजिशन कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं। इन चीज़ों को समझने हैं। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। पॉइंट्स को समझना है, बाकी बातें वही हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है? n इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 1 ही होंगे। क्लियर है? एकदम कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस जो बचे थे हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, जो बोर ने नहीं बताए थे या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे रदरफोर्ड एटम का था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसी तरीके से बोहर भी थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ तो उसका जो लिमिटेशन था वो यही था कि वो हाइड्रोजन एटम के अलावा, मतलब ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही बात करता है। सिर्फ वो ये कहता है कि भाई जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए बात होगी। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मैं वैलिड नहीं बताता। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वो वैलिड ही नहीं बताते हैं, उनके लिए फॉर्मूला ही नहीं बने हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो ना तो ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे, उन्होंने ये तो बता दिया एटम है, उन्होंने ये तो बता दिया कि कंपाउंड भी बन रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जो हम आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वहां पे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं H2SO4, वो कंपाउंड बना रहे, क्यों बना रहे, कैसे बन रहे हैं, वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई कंपाउंड बना है, मेरे पास में कोई भी एलिमेंट है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ में मिलेगा तो मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा, बन गया है, लेकिन वो कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, नहीं बता पा रहे हैं। क्लियर है? तीसरी चीज जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके का बिहेवियर होता है। जहां पे हम पढ़ते हैं जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट पढ़ते हैं, वो चीज़ें भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो चीज़ें भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे।
कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर होता है, ड्यूअल नेचर होगा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जो एटम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, हम आगे चल के पढ़ेंगे इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। चौथा इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक आगे चल के आएगा हमारे पास में डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बारे में जो हाइपोथेटिकल्स थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ जहाँ पे उन्होंने ड्यूअल नेचर की बात की है कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर कैरी कर रही है, रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर है, क्यों है नहीं बताया उन्होंने। चौथा उसमें अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं उसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब हम एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो बाद में एक साइंटिस्ट थे हीजनबर्ग नाम के, उन्होंने एक अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ये कुछ इस टाइप के इसके जो लिमिटेशंस है जिनके ऊपर बाद में काम होता है, ठीक है, उनको हम आगे चल के लिमिटेशंस को कवर अप करेंगे और धीरे धीरे इनको दूर करेंगे। क्लियर। 3D में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि ये यहाँ पे तो 2D में देख रहे थे, हमारे पास सिर्फ ये हाइड्रोजन एटम के बारे में देख रहे थे। अगर यदि हम इसको ओवरऑल 3D में देखें, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा वो तो 3D में ही बनेगा ना, तो वो 3D को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कैसे एटम 3D में किस तरीके से बिहेवियर करते हैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है। तो ये कुछ इस टाइप के उनके लिमिटेशंस थे जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। बोर एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस या कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं, जो छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होंगी जो सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेट करेंगे। हमें जो समझना था वो समझना ये था कि वो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात होती है। क्लियर, एकदम क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।